retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. तो अपने मेन एपिसोड की स्टार्टिंग हो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैंने कमेंट पढ़ा और मुझे पता चला कि तुम में से काफ़ी सारे लोगों को स्टोरी समझ में ही नहीं आ रही है और तुम्हें स्टोरी समझ में नहीं आएगी तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो देखो, ये जो स्टोरी है इस स्टोरी के अंदर काफ़ी सारे लूप होल्स है और ऊपर से काफ़ी सारे प्लॉट ट्विस्ट है। तो तुम यहाँ पर प्लॉट ट्विस्ट का एग्जाम्पल ये ले लो कि जो क्रिस्टोफर है वो इस सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा वीक था, पर अचानक से वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो सीरियसली 2 ओमनी किंग्स को एक साथ हैंडल करने की स्ट्रेंथ को अपने अंदर पोजेस करता है। ये आखिर कैसे हुआ? तो चलो एक लूप होल की भी बात कर ही लेते हैं। जो गोकू ब्लैक है आखिर वो इनका साथ कैसे दे सकता है और वो एक अलग टाइमलाइन से होने के बाद भी यहाँ पर कैसे इतना अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न बनता है। और एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात, मेरी रिसेंट वीडियो में तुम में से एक ब्रो का कमेंट था कि लूसिफ को इतना ज़्यादा वीक तो दिखाओ मत और उसे इविल कैरेक्टर मत दिखाओ। इस पॉइंट पर इसके पीछे क्या रीज़न है ये मैं नहीं कह सकता, पर उसने बताया है कि बाकी एनिमे में लूसीफर को काफ़ी अच्छे रोल दिए जाते हैं और अगर हम उसे इविल रोल दें तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं उसकी इस माइंडसेट की यहाँ पर रिस्पेक्ट करता हूँ और अपन अब लूसीफर इस नेम को और उस डिज़ाइन को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे एक अलग डिज़ाइन और एक अलग नेम के साथ। अब से वो लूसीफर नहीं बनेगा, वो रहेगा क्रिस्टोफर। तो चलिए अब मेन एपिसोड पर आते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्रिस्टोफर को। क्रिस्टोफर इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा शॉक था क्योंकि इकरिस ने कुछ ऐसी बातें कही थी जो किसी को भी नहीं पता थी और इस पॉइंट पर क्रिस्टोफर ये समझ जाता है कि इकरिस ये भी जानता है कि उसने ग्रैंड प्रिंस को खुद से रिप्लेस कब किया। इस पॉइंट पर वो ये सोचता है कि अगर वो इस डीमन को अपने साथ मिला लेगा तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा और वो अपना एक काफ़ी बड़ा मूव खेलता है। वो एकदम से पोर्टल्स को क्रिएट करने लग जाता है। इस पोर्टल के अंदर से एकदम से एक काफ़ी बड़ी आर्मी आ जाती है और वो भी प्योर डीमंस की। और इस पॉइंट पर जो इकरिस है वो जब ये देखता है तब उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आती है, पर वो इस पॉइंट पर कुछ ऐसा करने वाला था जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। वो एकदम से एक अटैक बना लेता है और कहता है थंडर क्लैप एंड फ्लैश, डेमोनिक अटैक। इस पॉइंट पर नो डाउट क्रिस्टोफर ने पोर्टल्स को ओपन किया, पर वो चेन से ठीक से नहीं छूट पाया है। वो अभी भी चेन से बंधा हुआ है, वो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकता। और तभी इकरिस उसके सामने उन डीमंस की आर्मी के ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक इतना ज़्यादा डेंजर था कि उसमें से आधे डीमंस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, मतलब कि डीमंस की आधी आर्मी फिनिश। इस पॉइंट पर जो क्रिस्टोफर है वो एकदम से इकरिस के ऊपर चिल्लाता है और यहाँ पर जो इकरिस है वो क्रिस्टोफर को इग्नोर करता है। वो कहता है मुझे गॉड्स हो या डीमंस हो, मुझे किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इंटरटेनमेंट चाहिए। अगर मुझे इंटरटेनमेंट मिला तो ठीक है, वरना मैं किसी के साथ बैटल करूँगा। और इस पॉइंट पर अचानक से जो स्ट्रॉन्गेस्ट 5 डीमन है वो क्रिस्टोफर की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। इस पॉइंट पर स्ट्रॉन्गेस्ट 5 डीमन काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर इकरिस को थोड़ा सा दूर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और उस टाइम के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट 5 का एक मेंबर क्रिस्टोफर को आज़ाद करने में कामयाब हो जाता है। इस पॉइंट पर जो इकरिस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट 5 के 2 मेंबर्स के साथ खेल रहा था और जो बाकी 3 मेंबर्स है वो क्रिस्टोफर को छुड़ाने में कामयाब हो गए और वो सवाल करते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और क्रिस्टोफर इस पॉइंट पर उन्हें चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाता है। वो लोग इस पॉइंट पर क्रिस्टोफर की हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं हमारे 2 ही मेंबर्स उसे संभालने के लिए काफ़ी है और वो वीकेस्ट है। इस पॉइंट पर क्रिस्टोफर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और कहता है देखो वो वीक किसी भी टाइप से नहीं है, तुम लोग को पास में जो एनर्जी की सेंस हुई थी और हमारी जो पावर बढ़ी थी वो इसी की वजह से बढ़ी थी। और एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात, जैसे कि पास्ट में मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट 5 के 4 मेंबर्स को अकेले ही अपनी बेस में टेक डाउन किया था। मैं स्ट्रॉन्गेस्ट 5 के काफ़ी ज़्यादा ऊपर हूँ और मैं डीमन किंग का टाइटल होल्ड करता हूँ, पर उसने मुझे 1v1 बैटल में काफ़ी पूरी तरीके से हराया है। इसका मतलब कि उसके पास पावर काफ़ी ज़्यादा है, हम उसे एक पावर सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ही डीमंस इस पॉइंट पर इकरिस के ऊपर अटैक कर देते हैं। पहले तो इकरिस को इन सबसे अकेले भिड़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि यहाँ पर वो अकेले स्ट्रॉन्गेस्ट 5
और डीमन किंग इनसे बैटल कर रहा है। पर यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसे इनकी चीज़ों को समझने में और वो फिर से बैटल में डोमिनेट करने लग जाता है। उसकी स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पर थी। इस पॉइंट पर इकरिस जब इनके ऊपर डोमिनेट करने लग जाता है तब ये सारे ही डीमंस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और एकदम से एक टाइम ऐसा आ जाता है जब इकरिस को इनकी पावर से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो सीरियसली यहाँ पर हर किसी को अपनी फिंगर की मदद से ब्लॉक कर रहा है। उनके अटैक्स का जैसे इकरिस के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। इस पॉइंट पर जो इकरिस है वो इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे काफ़ी ज़्यादा आलस आ रहा था ये सब करते समय। वो अब काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका है। वो कहता है, देखो तुम लोग नो डाउट थोड़े बहुत तो ताकतवर हो, पर फिर भी तुम्हें और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुम लोग ठीक से मुझे एक पंच भी नहीं मार पा रहे हो। मैं सीरियसली अपनी वीकेस्ट पावर का यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपनी वीकेस्ट में तुमसे इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ। आखिर तुम क्या सच में डीमन कहलाने लायक हो? थोड़ा सा तो ज़्यादा पावर का यूज़ करो। और इस पॉइंट पर जब इकरिस थोड़ा सा बोर हो जाता है तब वो रियलाइज़ करता है कि वो अब इन्हें तड़पते हुए देखेगा। वो एकदम से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट 5 के मेंबर्स में से 3 मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा डेंजरस क्रिटिकल हिट मारता है जिससे कि वो पूरी तरीके से नॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर वो बाकी 2 मेंबर्स को उसकी चेन की मदद से बांध देता है। ये सब इतना तेज़ ही हुआ था कि उन्हें इसके बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं लगता। और फिर यहाँ पर आता है क्रिस्टोफर। इस पॉइंट पर इकरिस उसके ऊपर काफ़ी सारे पंचे से अटैक कर रहा था, किक से अटैक कर रहा था। क्रिस्टोफर इस पॉइंट पर उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। इस पॉइंट पर जो क्रिस्टोफर है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो यहाँ पर क्वेश्चंस करने लगता है। वो सबसे पहला क्वेश्चन ये करता है कि आखिर तुम ओमनी किंग के फ्रेंड हो इस रीज़न की वजह से ज़्यादा पावरफुल हो, या फिर तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो इस रीज़न की वजह से तुम ओमनी किंग के फ्रेंड हो। इस पॉइंट पर वो ये भी कहता है, अगर मैंने अपनी ट्रू पावर्स को दिखा दिया है पर तुमने अपनी वीकेस्ट के अंदर ही मेरी ये हालत कर ली और स्ट्रॉन्गेस्ट 5 के साथ तुमने खेला है, तो इसके पीछे की रीज़न क्या है? आखिर तुम्हारे पावर्स की ट्रू लिमिट क्या है? पर तभी हमें एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ होती है ब्रोली की वाइफ इकरिस की मदर की। वो कहती है, प्रकाश विस्तार। इस शब्द को कहते ही जैसे इकरिस के साथ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। इस एक शब्द की वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि इकरिस का ध्यान पूरी तरीके से भटक जाता है और उसका जो ध्यान है वो भटकने के बाद एकदम से वो काफ़ी ज़्यादा अजीब रिएक्ट करता है। वो अपनी दोनों आंखों को बंद करता है, एक स्माइल करता है और एकदम से उसे एक काफ़ी ज़्यादा भयंकर दर्द होता है। ये दर्द ना केवल इकरिस को होता है बल्कि उसकी मदर को भी होता है। और हम देखते हैं कि एकदम से इकरिस अपने सबसे वीकेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन यानी अपनी सुपर से इन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। उसके मुंह से कंटिन्यूस खून बह रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। वो इस पॉइंट पर क्रिस्टोफर के सामने खड़ा है एक फाइटिंग स्टांस बनाए हुए, बट उसकी आंखें ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड तरीके से रिएक्ट कर रही थी। वो एकदम से ज़मीन पर गिरता है और वो भी सीधा बेहोश हो जाता है। इस पॉइंट पर क्रिस्टोफर रियलाइज़ करता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो एकदम से सामने बढ़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था बट फिर भी वो एकदम से इकरिस को उसकी गर्दन से पकड़ता है और उसे उठाकर देखता है। इस पॉइंट पर क्रिस्टोफर देखता है कि इकरिस पूरी तरीके से बेहोश है और यहाँ पर जो ब्रोली की वाइफ है इकरिस की मदर है वो चिल्ला रही है। इस पॉइंट पर जो क्रिस्टोफर है वो कहता है, तो मैं इसे लेके जा सकता हूँ और ये कुछ भी नहीं करेगा। इस पॉइंट पर इकरिस की मदर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। वो क्रिस्टोफर पर गुस्सा कर रही थी और फिर वो जेनो को चिल्लाकर कहती है, अब तुम उठ जाओ, तुम्हारे दोस्त को वो डीमन लेकर जा रहा है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली की वाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। वो यहाँ पर सोच रही थी कि आखिर अब आगे क्या करना चाहिए। वो पिकोलो से कहती है, क्यों ना तुम वहाँ पर जाकर उसके ऊपर अटैक कर दो। बुल्मा एकदम से शॉक होती है। बुल्मा चिल्लाती है कि आखिर हुआ क्या इकरिस को? इकरिस कोई मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है? चीची इस पॉइंट पर एकदम से शॉक होती है क्योंकि वो देखती है कि पहले जो इकरिस था उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि वो इजीली दिख रहा था, पर अब उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी हो चुकी है और वो पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन में वापस जा चुका है। इस पॉइंट पर शॉक होने वाली बात यह है कि डेमोनिक की यहाँ पर अभी भी फैल रही है, पर इस डेमोनिक की में कोई भी मॉडल सांस ले सकता है। पर जब इकरिस एक डीमन फॉर्म में था तब उसकी एनर्जी की वजह से कोई सांस ही नहीं ले पा रहा था। इस पॉइंट पर क्रिस्टोफर एकदम से इकरिस को लेकर वहाँ से निकलने लग जाता है। वो और उसके डीमंस ये सब इस पॉइंट पर जा रहे थे और कुछ डीमंस अब मॉडल को ख़त्म करने के लिए उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस पॉइंट पर क्रिस्टोफर वहाँ से जाने ही वाला था कि एकदम से वो पीछे मुड़ता है और देखता है
वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी मदर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखती है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइव के मेंबर्स को कहता है कि एक्रिस की मदर को यहाँ पर लेकर आओ। वो इशारे से उसका ये भी बता देता है कि वो है कहाँ पर। वो डीमंस वहाँ पर जाने ही वाले थे कि तभी एकदम से एक बैरियर उन्हें रोक लेता है। इस पॉइंट पर जो क्रिस्टोफर है वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक है। वो कहता है कि ये एनर्जी की मुझे काफ़ी ज़्यादा पहले से सेंस हो रही थी, आखिर इससे ये बैरियर बना कब। तभी गोकू, वेजिटा, ब्रोली एकदम से अपनी बैरियर को तोड़ते हैं। ये लोग अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ थे और उनके साथ सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स भी थे। वो इस पॉइंट पर ब्रोली से कहते हैं, तुम्हारे पास भले ही पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो पर ये काफ़ी है हमें ये जानने के लिए कि आखिर अब हमें करना क्या है। वो और जब वो लोग देखते हैं कि क्रिस्टोफर ने एक्रिस को पकड़ के रखा है, तब जो ब्रोली है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बट फिर वो लोग देखते हैं कि मॉर्टल वाले रिंग पर अब सारे ही मॉर्टल्स के ऊपर डीमंस अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस पॉइंट पर एक्रिस को बचाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपनी वाइफ्स और बाकी मॉडल्स को बचाना ज़रूरी समझते हैं और वो एकदम से उन डीमंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। और जो ब्रोली है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइव के उन मेंबर्स के साथ बैटल करने लग जाता है। तो यो इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, आखिर इन लोगों ने एक्रिस को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी। मतलब कि अगर तुम देखो तो गोकू, वेजिटा का समझ में भी आता है क्योंकि एक्रिस उनका बेटा नहीं है, पर ब्रोली ने अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस दी, ना कि अपने बेटे को। ऐसा क्यों और आखिर एक्रिस के साथ हुआ क्या। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन सारे वीडियो हम जाएंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जाकर कर देना एक लाइक, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।